हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने आपके ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम अपने रेगुलर क्लास में मैकेनिक्स के करीब करीब एंडिंग पड़ाव पर हैं। कुछ बैचेस में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी स्टार्ट हो गया है, इनफैक्ट वो मिड में चल रहा है, और कुछ में रोटेशन अपनी एंडिंग पॉइंट पर है। तो जो भी बहुत रीसेंट टॉपिक्स हुए हैं जैसे कि सेंटर ऑफ मास है, कोलिजन है, तो इस तरह के टॉपिक्स में क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर बनी रहना आवश्यक है, तो हम इसी बहाने थोड़ा थोड़ा 5 से 10 की संख्या में डेली बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर तक हम लोग रोज़ का डोज वाला सेशन करते थे, उसी टेम्पो पर ये आपके रोज़ डेली बेसिस वाले रोज़ का डोज का सेशन है। तो इसको हम शुरू करेंगे, मतलब ये ऑनलाइन एक प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो सभी रनिंग बैचेस के लिए है, और इसमें सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, फिर रोटेशन, इस तरह से करते करते मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ा सा 1-2 टॉपिक पीछे से शुरू कर रहे हैं, तो जितनी तेज़ रफ्तार में ये ऑनलाइन 5-5, 10-10 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपका रिवीजन टच बना रहेगा। प्लस आपके पास नोट्स जो होते हैं वो आप देख कर पढ़ तो सकते हो, बट क्लास में सुनी हुई जो आपकी वोकेबलरी है, जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपने कॉन्सेप्ट सुने, क्वेश्चन लगाते वक्त चीज़ें सुने, वो कैसे याद रहें, तो वो सब आपके 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस और वीडियो के फॉर्म में आपके पास ऑनलाइन हमेशा पूरे सेशन उपलब्ध रहेगा। इन सेशंस की टाइमिंग रात 10 बजे के आसपास ही रहेगी, और मैं चाहूँगा कि आप इनको प्रॉपर नोट्स या रिकॉर्ड के फॉर्म में अपने पास रखें। मैं डेली बेसिस पर क्लास में पूछता और चेक करता भी रहूँगा। तो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि कोई बच्चा क्लास बर्डन की वजह से, जैसे इस समय सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो, आपके पास सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बर्डन है। अभी धीमे धीमे जैसे जैसे सेशन और बीच में जाएगा तो सिलेबस का बर्डन और सभी सब्जेक्ट्स का बढ़ता जाएगा। तो सभी मेंटर्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर सिलेबस कंप्लीट कराओ। तो उस दरमियान होता क्या है कि हम नया नया सीखते तो रहते हैं, बट हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के अभाव में पढ़ाया कंटेंट भूलने लगता है। तो वो आपके रेगुलर प्रैक्टिस में बना रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के, जेईई प्रीवियस लेवल के नीट बेस्ड क्वेश्चन, उनकी मदद से आपका टॉपिक रिकैप बना रहे, रिवाइज बना रहे। सो दीज आर वेरी यूजफुल सेशन, एज यूजफुल एज रेगुलर क्लास लेक्चर, है ना। तो आज की शुरुआत करेंगे बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे सेंटर ऑफ मास के कुछ सवालों से। पहला सवाल आपके सामने, मतलब 2-3 कॉन्सेप्चुअल हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल। एक बात और, आवश्यक नहीं कि सभी सवाल प्रॉपर सॉल्व करे जाएं, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जिस सवाल में जितने हिंट की आवश्यकता है, जब मुझे लगेगा कि अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, तो वहां से मैं उसको लीव आउट कर दूंगा। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपको आपकी रेगुलर क्लास शीट में भी मिला होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, तो आपने याद करिए, सुना होगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ये किसी बॉडी के सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री पर भी लाई कर सकता है, ये किसी बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, और ये बॉडी स्ट्रक्चर के आउटसाइड भी रह सकता है। याददाश्त के लिए बता दूं बच्चों, जैसे मेरे पास एक रिंग शेप है, रिंग शेप मतलब मैं क्लियर कर दूं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। करेक्ट ऑप्शन है। कैसे समझिए, अगर कोई बॉडी रिंग शेप की है तो रिंग शेप का मटेरियल यहां पर है, तो जो ये पॉइंट है मिड पॉइंट, हम इसे कहेंगे इट इज आउट ऑफ द बॉडी। फिजिक्स की भाषा में बॉडी के इनसाइड का मतलब जहां बॉडी का मटेरियल प्रेजेंट है वो बॉडी के इनसाइड का पॉइंट है, ये आउटसाइड पॉइंट है, राइट। इसी प्रकार अगर कोई डिस्क नुमा स्ट्रक्चर है तो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर में यहां मटेरियल भी है और यही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम में बी इनसाइड, मे बी आउटसाइड जहां मास नहीं है, एंड मे बी ऑन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा रिंग स्ट्रक्चर हो जिसमें अपर पार्ट में मास ज्यादा हो, तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्री के पॉइंट से शिफ्ट होकर के इधर की तरफ आ जाए। तो सेंटर ऑफ मास सरकमफेरेंस पर भी हो सकता है, मटेरियल जहां प्रेजेंट है वहां इनसाइड भी हो सकता है, और मटेरियल के बाहर, भले ही बाउंड्री के अंदर रहे बट मटेरियल के बाहर आउटसाइड भी हो सकता है, राइट। एक तो ये सवाल रहा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है, एफ एक्सटर्नल 0 है,
तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में न्यूटन साहब का सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जैसा है वैसा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा। अब इसी आधार पर if the net external force acting on the system of particle is zero then which of the following property may vary, तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो वेरी नहीं कर सकता, राइट। अच्छा, जब एक्सटर्नल फोर्स शून्य है तो F एक्सटर्नल बराबर जीरो को अगर मैं F की जगह लिखूं ma बराबर जीरो, तो m को जीरो की तरफ ले जाओगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। भाई सिंपल सी बात है, जबकि सिस्टम में फोर्स ही नहीं है तो सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य होने पर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा, एक्सेलरेशन शून्य रहेगा, जीरो रहेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वेरी कर सकती है। एक्सटर्नल फोर्स शून्य होने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वेरी कर सकती है। कैसे वेरी कर सकती है मैं आपको दिखा दूं। जैसे याद करिए, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप की बातचीत आती है कि एक बॉम्ब जिसके पास मास भी है बट इनिशियली रेस्ट पर है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, बट अगर ये सडनली दो पार्ट में फट जाए तो मैं कहूँगा इसका आधा मास मोमेंटम लेकर इधर चला जाएगा और आधा मास मोमेंटम लेकर इधर चला जाएगा। अब इस सिस्टम में इनिशियली मोमेंटम भी शून्य था, काइनेटिक एनर्जी भी शून्य थी, बट इस बॉम्ब के सडनली फटने पर, जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स का कोई हाथ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसके आधे आधे पार्ट्स के पास न जाने कहां से बट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नेट मोमेंटम जीरो था, कंजर्वेशन प्रिंसिपल से एक्सटर्नल फोर्स न लगने पर जितना पॉजिटिव मोमेंटम आधा पार्ट लेकर आगे जाएगा उतना ही नेगेटिव मोमेंटम आधा पार्ट लेकर पीछे जाएगा। तो नेट मोमेंटम तो फाइनल फोटो में जीरो ही रहेगा। बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद की फोटो में नेट मोमेंटम अभी भी जीरो रहेगा, अभी भी शून्य रहेगा। बट इस सिस्टम में शुरुआत में मास के साथ वेलोसिटी शून्य होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो नहीं थी, बट जब बम के दो टुकड़े फटकर अलग अलग डायरेक्शन पर मूव करते हुए जाएंगे तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बम के पास जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो इसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल गई। तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, बट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो शून्य थी वो केमिकल के काइनेटिक में बदलने की वजह से बढ़ सकती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में वेरी, ये बदल सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। किसी भी पार्टिकल से बने, किसी भी मल्टीपल पार्टिकल से बने एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनमें से किस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान से देखेंगे, मासेस ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। आपको याद होगा m1 r1, मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल के विषय में लिखूं तो मैं लिखूंगा rcm, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल की पोजीशन। तो ये m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। मतलब मास मूवमेंट की वजह से मास पर डिपेंडेंसी होती है, राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, रिलेटिव सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है, बट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल फैक्टर है जो सिस्टम में चेंजेस के लिए उत्तरदायी है। मतलब किसी भी डिवाइस पर, मान लीजिए मैं इस बोर्ड की ही बात करूं तो इस डिजिटल बोर्ड का सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर है तो ये चाहे आप ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड पर रखें, चाहे इस डिजिटल बोर्ड को फ्री स्पेस में ले जाएं, इस कह सकते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं बीचों बीच पाया जाएगा, चाहे वो ग्रेविटी जैसे फोर्स फील्ड की प्रेजेंस में हो और चाहे फ्री स्पेस में नो फील्ड प्रेजेंस में हो, राइट। तो किसी भी सिस्टम का या किसी भी मल्टीपल पार्टिकल से बने किसी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम का मास कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है कि अलग अलग पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है और दो पार्टिकल्स के बीच का रिलेटिव सेपरेशन क्या है, बट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स तो सिस्टम का एक्सेलरेशन डिसाइड करता है, फोर्स तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज डिसाइड करता है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिसाइड नहीं करता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत अच्छा सवाल दिया है जिसे क्वेश्चन के तौर पर इसमें कहा गया है कि टू वॉल्स एट द सेम टेम्परेचर कहता है टू वॉल्स एट द सेम टेम्परेचर कोलाइड, दो बॉडी आपस में सेम टेम्परेचर पर कोलाइड रहती है।
तो इससे क्या कंजर्व रहेगा? तो मेरे हिसाब से कोलिजन के दौरान जो एक प्रॉपर्टी हमेशा कंजर्व रहती है वो है मोमेंटम। कोलिजन के दौरान जो कंजर्वेशन होगा वो मोमेंटम का है, कंफर्म होगा, इसमें कोई दुराई नहीं। दोनों में से किसी की वेलोसिटी घट सकती है, किसी की बढ़ सकती है, तो कंजर्वेशन आवश्यक नहीं लिखी लगे। काइनेटिक एनर्जी शून्य हो सकती है, पहले रह सकती है, बाद में नहीं। टेम्परेचर टक्कर के बाद लगातार अगर आप टक्कर कराते रहेंगे तो कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी कंजर्व रहे ना रहे, बट ये कंफर्म है कि मोमेंटम कंजर्वेशन किसी भी प्रकार के कोलिजन में फॉलो होता है, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो, चाहे इन इलास्टिक हो, इत्यादि। अब आता है 5वां सवाल। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है दो बॉडी हैं, उनमें से एक का मास 1 kg है, दूसरे का मास 3 kg है, और उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी। तो जरा दिमाग लगाएं। मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि मान लीजिए ऐसा कुछ सवाल है कि ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रहा पहला मास एंड दैट इज ऑफ 1 kg, और ये रही पहले मास की पोजीशन, ये रहा पहले मास का पोजीशन वेक्टर, ये रहा। हम इस पोजीशन वेक्टर को r1 मान लेते हैं, राइट। इसके बाद बच्चों दूसरा मास दैट इज ऑफ 3 kg, ये हो गया m2 इज इक्वल टू 3 kg, और दूसरे मास की पोजीशन को बच्चों हम लोग r2 मान लेते हैं, ये हो गया r2। ऑलराइट, कोई समस्या? और दूसरे मास की जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज गिवन एज r2। क्वेश्चन कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज सिमिलर टू। मीनिंग समझिए इस बात का, क्या कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को हम लोग RCM कह सकते हैं। अब RCM पता कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का सिंपल फार्मूला सभी बच्चों को याद होगा, मन में रिवाइज करते जाएंगे। m1r1 पहले पार्टिकल का मास मोमेंट प्लस m2r2 दूसरे पार्टिकल का मास मोमेंट अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पहला पार्ट, पहला मास m1 इज 1 kg, पोजीशन वेक्टर 1 i कैप, तो m1 की जगह 1 और पोजीशन वेक्टर की जगह बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 मतलब दूसरे मास की जगह 3 kg और उसका पोजीशन वेक्टर माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप अपॉन टोटल मास। टोटल मास बोले तो m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, राइट, है सिंपल। सो RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ध्यान से देखें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 तियां माइनस का 9, उसमें से 1 चले गए माइनस का 8 i कैप, 3 दूनी माइनस के 6 में 2 चले गए माइनस का 4 j कैप और 3 1 के 3 प्लस 1 बराबर 4 k कैप, राइट, अपॉन 3 प्लस 1 4। मैं 4 को प्रत्येक डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देता हूं। ध्यान से देखें, जब 4 को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी माइनस 2i कैप, 4 से 4 कट गया 1 j कैप और 4 से 4 कट गया प्लस 1 k कैप। ये क्या मिल गया? दो अलग अलग पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर दिए थे, तो हमसे कहता है सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की चर्चा करो। सो तो हमने कर ली। सवाल इससे भी आगे का है, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इनमें से किसके सिमिलर है? मैग्नीट्यूड द वेक्टर ऑफ सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब सिस्टम का, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालिए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास of this system will be similar to the magnitude of vector। इस सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड इन दिए गए वेक्टर्स में से किसके सिमिलर है? तो बच्चों एक बात बड़ी सिंपल सी आपको पता होगी, किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, लाइक मुझे अगर RCM निकालना पड़े, RCM का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट के अंदर बच्चों i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। अच्छा एक बात, नेगेटिव संख्याओं का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करो चाहे +1 का स्क्वायर प्लस
के कॉफिशिएंट बोले तो 1 का स्क्वायर। अब इनमें से कौन सा वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड ऐसा ही आएगा, तो परेशान ना हो, आप बस इतना दिमाग लगाइए कि कौन सा वेक्टर ऐसा है जिसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर ऐसे ही पैटर्न में आ रहा। तो मेरे हिसाब से मुझे पहला ही वेक्टर ऐसा दिखाई दे रहा है। पूछे क्यों? आई के कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। पहला ही वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पर आप नोटिस करेंगे कि ये मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। निकालना नहीं मैग्नीट्यूड, मैच करना है किससे मैच कर रहा। अच्छा सवाल, लास्ट में टेक्निकल कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का आपने बहुत अभ्यास किया है, आपको याद होगा ये डिस्क्रीट मास सिस्टम वाला सवाल है। क्या कि अगर अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पर हैं, इफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर एट द डिफरेंट पोजीशन, तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की चर्चा। मीनिंग समझिए, 3 पार्टिकल हैं, एक 50 ग्राम का पार्टिकल है ये रहा, एक 100 ग्राम का पार्टिकल है ये रहा, और एक 150 ग्राम का पार्टिकल है ये रहा। तीनों पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रख दिए गए। हमसे क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और ये आपके जेईई 2019 का सवाल है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, याददाश्त के लिए बता दूं, ये जेईई 2022 का सवाल है, राइट। तो सवाल की चर्चा क्या कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। हमें इस प्रकार के डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए m1 चाहिए होता है, उसके पोजीशन वेक्टर x1 y1 चाहिए होते हैं। हमें दूसरा पार्टिकल m2 चाहिए होता है और उसके पोजीशन वेक्टर x2, y2 चाहिए होते हैं। हमें m3 चाहिए और उसके पोजीशन वेक्टर x3, y3 चाहिए। तो m1 50 ग्राम, m2 100 ग्राम, m3 150 ग्राम। m1 m2 m3 तो दिया है, ट्रायंगुलर शेप में अरेंज मास तो हमको दिए हैं, बट अगर उनके पोजीशन वेक्टर मिल जाएं तो हम फटाफट फार्मूला लगाकर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ शुरुआत देखें तो पहला पार्टिकल ओरिजिन पर रखा जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। दूसरा पार्टिकल ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पर 1 मीटर चलकर मिल रहा है और यहां तक पहुंचने के लिए y में चलना नहीं पड़ा, सो y कोऑर्डिनेट 0। ध्यान से देखते जाइएगा, m1 मिला, x1 y1 मिला, m2 मिला, x2 y2 मिला। अब x3 y3 की बात करें, 1 मीटर लंबी साइड में आपको यहां तक पहुंचने के लिए एक्सिस के अलोंग जितना जितना चलना पड़ेगा वही कोऑर्डिनेट है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक्सिस में कितना चले, 0.5 इधर चले और कुछ ऊंचाई ऊपर चले। 0.5 इधर चले तो x कोऑर्डिनेट 0.5, और कितनी ऊंचाई चले ये आप चाहें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपकी मदद कर दूं। आपको कितनी ऊंचाई चलनी है उसे ही y3 कहा जाएगा। y एक्सिस के अलोंग थर्ड मास तक चलने में जो पहुंचना पड़ेगा वही y कोऑर्डिनेट y3 कहलाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर मतलब y3 पता करना है और बेस 0.5 है। tan थीटा की वैल्यू के हिसाब से अगर आप सोचें, इफ यू थिंक अबाउट tan 60 इन दिस ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 इज √3 is equal to perpendicular is y3 upon base is 0.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y3 बराबर 0.5 √3, 0.5 √3, राइट। अब मुझे सारे पार्टिकल्स के मासेस पता है और उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का फार्मूला, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला, अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का तो उसका फार्मूला बच्चों m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। एंड सिमिलरली अगर आपको YCM चाहिए तो YCM का फार्मूला इसी प्रकार m और y के प्रोडक्ट का सम, m और y के प्रोडक्ट का सम अपॉन नीचे टोटल मास। ये मैंने टेक्निकली लिख दिया, कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, बाकी जो आंसर आएगा आई चेक इन द क्लास, राइट। थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये उसी प्रकार मतलब सेंटर ऑफ मास ढूंढने वाली कैटेगरी के सवालों में एक और सवाल है कि एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है जिसको AB नाम दिया गया है, उसकी लंबाई L है और उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है मतलब उसमें जो मास की भराई है उसकी फिलिंग, उसका एक फार्मूला दिया है।
और इसमें से x डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास इतने पर पड़ता है, तो a की वैल्यू बतानी है। तो दिमाग से सोचिए, सवाल कुछ ऐसा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि एक रॉड है, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जो AB है, ये रही AB रॉड, और इसकी लंबाई L है, इसकी टोटल लेंथ L है। L का मतलब इसकी शुरुआत ओरिजिन से है x बराबर 0 से, और ये x बराबर L तक फैली हुई है, राइट। इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी शब्द को ही हम लोग लैम्डा कहते आए हैं। इसे मास पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं। और ये कितना दिया है, इसे म्यू बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। इट इज गिवन एज a प्लस बी एक्स अपॉन एल, a प्लस बी एक्स अपॉन एल। आवश्यकता पड़ने पर इसको इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, इस प्रकार के सवाल जिसमें मास की भराई ऐसे करी गई हो, लीनियर मास डेंसिटी के फॉर्म में करी गई हो, मास ऐसे भरा हो, ऐसे मतलब इस प्रकार का सवाल आपने करा है कि शुरुआत में मास कम है, फिर मास लगातार बढ़ता जा रहा, तो ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। और ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास बीचों बीच लाई करने के बजाय ज़्यादा मास वाले हिस्से की तरफ लाई करता है, ठीक। और इस प्रकार के सवालों में जब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन खोजनी होती है, तो किसी छोटे से मास, मैं तो ऐसे कहूँगा एक्स एक्सिस पर जाकर छोटे से टुकड़े dx का छोटा सा मास dm लेकर इतने पार्ट का मास मूवमेंट निकालकर इसके पूरे मास से डिवाइड करो, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हुए। तो फार्मूला क्या था आपको याद होगा, xcm इज इक्वल टू, अब mx का प्रोडक्ट करके सम नहीं करना, लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ dmx। व्हाट इज dmx? छोटे से टुकड़े का मास मूवमेंट, और उसे इंटीग्रेट करोगे तो पूरी रॉड का मास मूवमेंट आ जाएगा अपॉन पूरी रॉड का मास, समेशन ऑफ dm। बच्चों, आपको याद होगा कि dm को जब तोड़ते हैं तो कैसे लैम्डा इंटू dx लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह लैम्डा dx, और लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, जिसकी जानकारी म्यू के फॉर्म में दी गई है। तो मैं dm की जगह लिखूंगा लैम्डा dx इंटू एक्स अपॉन नीचे भी dm की जगह लैम्डा इंटू dx। एक जानकारी और आपको बता दूं कि जब लिमिट रखेंगे, चूंकि हमें लिमिटेड रॉड का ही कैलकुलेशन करना है, रॉड की लिमिट है 0 से लेकर L तक के बीच में फैला हुआ है, तो लिमिट 0 से L, 0 से L, 0 से L, 0 से L, राइट। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्डा की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ, लैम्डा की जगह बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स बाई एल, a प्लस बी एक्स बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। क्रम समझते चलिएगा, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू, x की जगह x और dx की जगह dx, क्योंकि dx इंटीग्रेशन में सहायक टर्म है। हम तो कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दीज ऑल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और इधर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर से लैम्डा dx, लैम्डा का मतलब a प्लस बी एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई dx। लिमिट लगा सकते हैं फ्रॉम 0 टू L, फ्रॉम 0 टू L। देख लीजिए तसल्ली के साथ, कोई समस्या, राइट। अब दिमाग लगाना है, अब इंटीग्रेशन फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन फॉलो करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, इसमें शायद a और b की वैल्यू पूछी गई। आप कहें चाहें तो बता सकता हूँ, पहले इतना पार्ट स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, फिर मैं इधर की इंफॉर्मेशन हटा दें। मतलब लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने का फॉर्मेट है। अब इस सवाल को नए तरीके से ऐसे पूछा है कि वो कह रहा आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मत बताइए, बट आप अपनी इंटीग्रेशन से लोकेशन निकाल लीजिए, और एक लोकेशन इन्होंने दी है, अब आप मुझे ए और बी बताइए, राइट। चलो कोशिश करते हैं, हटा देते हैं इसको, हटा दो बेटा। अब इसे, इस पार्ट को हटा देते हैं, अंतिम स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम स्टेप्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खोज रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोले तो XCM इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन की सहायता लीजिए, थोड़ा तेज करेंगे। ए कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन, ए कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन, प्लस b बाई एल कांस्टेंट है, b बाई एल कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से L, लिमिट 0 से L अपॉन, नीचे देखिए a dx का इंटीग्रेशन, इसमें से a कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, dx का इंटीग्रेशन, प्लस b बाई एल कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x dx का इंटीग्रेशन। लिमिट लगा सकते हैं फ्रॉम 0 टू L, फ्रॉम 0 टू L,
आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखें तो अगला स्टेप इंटीग्रेशन का, x की सिंगल पावर का इंटीग्रेशन करोगे, a तो a रहेगा, x की सिंगल पावर का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, b बाई एल बाहर करो, x की डबल पावर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूं बुद्धिमान बच्चों की तरह, ये देखिए ये सब मैंने लिमिट वाले टर्म बाहर कर लिए, 0 से l, 0 से l, है ना, बहुत सिस्टमेटिक होकर लगाइएगा अपने मन से। a कांस्टेंट है, बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से l, लिमिट बार बार 0 से l ही लिखनी पड़ेगी। b बाई एल कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x की सिंगल पावर का इंटीग्रेशन, डबल पावर नीचे डबल पावर यानी 2, 0 से l, राइट, अंतिम पड़ाव। अब बच्चों ध्यान से सोचो, एक स्टेप एग्जांपल देंगे फिर फटाफट सब हो जाएंगे। जब लिमिट रखोगे अपर तो आ जाएगा l स्क्वायर, फिर लगाओगे माइनस, फिर रखोगे 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ l क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो जीरोस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम 0 के टर्म क्यों रखें, हम डायरेक्ट क्यों ना अपर लिमिट ही रखते चले जाए, जीरोस तो बेकार ही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा बच्चों al स्क्वायर बाई 2, आप आराम से चाहें तो फ्रेश कर सकते हैं, प्लस bl क्यूब बाई l3 अपॉन al प्लस b बाई l स्क्वायर बाई 2। जो कटे सो काटो, ध्यान से देखो तो l से एक l कटेगा 2 पावर और l से एक l कटेगा सिंगल पावर, जो कॉमन आए उसे कॉमन लीजिए, ऊपर से l स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा a बाई 2 प्लस b बाई 3, और नीचे से l कॉमन आएगा, आप आराम से करिएगा, बचेगा a प्लस b बाई 2, l से एक l और खत्म। अब जो बचा इस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आई है, एक लोकेशन हमारी आई है, एक लोकेशन इनकी आई है, राइट, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। क्या करें बच्चों, मैं फिर हटाऊंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। चलिए एक काम करता हूं, मैं इधर का स्पेस यूज कर लेता हूं ना, इधर भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक लोकेशन इनकी क्या आई, एक बात और, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और छोटा कर सकते हैं, जैसे 3 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, 1 यहां चला जाएगा ना, तो इस तरीके से करेंगे तो 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b बाई 6 अपॉन एलसीएम 6 आएगा, 2a प्लस b बाई 2, 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, सही है। और ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमने निकाली है, और एक सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 7l/12 दी गई है, 7l/12, है ना। थोड़ा लेंदी हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो तो अब बचा मेरे पास क्या है, 3a प्लस 2b अपॉन 3 2a प्लस b इज इक्वल टू 7/12l। इफ यू एलिमिनेट बाई 3, 3 1 के 3, 3 चौको 12, सही। एक बात और, l भी तो कॉमन था, ऊपर l भी तो कॉमन था, आप चाहो तो l से l उड़ा सकते हो, l हट चुका है, l कैलकुलेशन में कट चुका है, l यहां भी था, l हमारे आंसर में भी था, इनके आंसर में भी l से l कंपेयर करने पर कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, बस 1-2 स्टेप का खेल और है, 4 से करें, 4 3 12a प्लस 4 दूनी 8b इज इक्वल टू 7 दूनी 14a प्लस 7b, आंसर के बिल्कुल करीब, दिमाग लगाएं। 12a उधर भेजोगे तो 14a में से 12a चले गए 2a, और 8b में से 7b घट गए तो 1b, तो एक रिलेशन जरूर होगा, 2a बराबर b, आई एम श्योर 2a बराबर b, ऑप्शन संख्या सी। तो माना कि सॉल्यूशन की लेंथ बड़ी थी, बट कोई कठिन सवाल नहीं था, इंटीग्रेशन थोड़ा सा कठिन पड़ा जो आपके सीखने लायक। तो इंटीग्रेशन टेक्निक से जैसे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते हैं, एक आंसर हमने निकाला, और एक आंसर इन्होंने दिया है, दोनों को कंपेयर कर दिया, ए और बी का रिलेशन आ गया, राइट। अगला सवाल देखेंगे, हर सवाल एक जैसा नहीं है। 8वां सवाल छोटा सवाल कहता है, ये भी जे प्रीवियस ईयर का है, कहता है 2 आइडेंटिकल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2v एंड v, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा।
आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब बच्चों एक पार्टिकल m मास का वो v के साथ यानी 2v के साथ इधर की तरफ चल रहा है, और एक आइडेंटिकल पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी के साथ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। ही इज आस्किंग अबाउट VCM। तो इट्स वेरी सिंपल कि वेलोसिटी एक वेक्टर कैलकुलेशन है, तो हम भी वेक्टर अप्रोच से ही ट्राई करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, इस सिस्टम को कन्फाइन कर सकते हैं, इसको बाउंड्री में बंद कर सकते हैं, केवल ये शो करने के लिए कि हाँ ये पार्टिकल्स का इंटरनल मूवमेंट है। इस पर VCM निकालोगे, सो VCM इज इक्वल टू M1V1, मतलब M और 2V I कैप। ये आई कैप कहाँ से आ गया, वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन इधर आई कैप इधर माइनस आई कैप, M2V I कैप प्लस MV माइनस आई कैप अपॉन M प्लस M 2M। टू MV I कैप में से प्लस माइनस माइनस, सोचो प्लस माइनस माइनस, 2 MV I कैप में से 1 MV I कैप चला गया तो बचा 2M। 2 MV I कैप में से 1 MV I कैप निकल गया, 1 MV I कैप बचा, M से M। फाइनल आंसर इज V/2 I कैप। तो नेट वेलोसिटी यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो V/2 आएगी और वो भी I कैप की तरफ आएगी। सो ऑप्शन संख्या C के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, ये जेई 2019 का है। क्या कहता है, कहता है 4 पार्टिकल ABCD जिनके मास M, 2M, 3M और 4M है। क्रम से आप देख लें, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD, ABCD ये सिस्टम है ABCD। आप पहले पूरा सवाल समझ लें। एक्चुअली एक स्क्वायर फ्रेम में 4 पार्टिकल ABCD और हर पार्टिकल मनमानी भाग रहा है। एक पार्टिकल इधर जा रहा तो एक पार्टिकल इधर, तो एक पार्टिकल इधर, तो एक पार्टिकल इधर। इसी बात को कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर समझना है, तो इसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें। तो ये एक्स एक्सेस की तरफ का मूवमेंट है, ये वाई एक्सेस की तरफ का मूवमेंट है, ये आई कैप वाला मूवमेंट है, ये जे कैप वाला मूवमेंट है, ये माइनस आई कैप है और ये माइनस जे कैप। राइट, तो दिमाग लगाएं। 4 पार्टिकल, अच्छा प्रत्येक का मास है, एक m है तो एक 2m है तो एक 3m है, बिल्कुल परेशान ना हो, श्योर जानकारी है, तो एक 4m। राइट, आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, दे हैव द एक्सेलरेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। इन सबके पास एक एक्सेलरेशन है, कितना है a। मान लीजिए सबका एक्सेलरेशन, मान लीजिए क्या सवाल में है भी a एक्सेलरेशन किधर की तरफ, एक का एक्सेलरेशन नीचे, क्रम से देखोगे तो एक एक्सेलरेशन इधर, अगले का एक्सेलरेशन ऊपर, अगले का एक्सेलरेशन आगे और उसका एक्सेलरेशन नीचे। तो ट्वी 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 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है। सो वेरी सिंपल टेक्निक, क्या सुनिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मींस यू वांट टू नो ACM। ACM का फार्मूला याद करें, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 M2A2 प्लस M3A3 M3A3 प्लस M4A4 M4A4 राइट, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये सिंपल फार्मूला, 4 पार्टिकल हैं तो हमने 4 के हिसाब से बना लिया। अब दिमाग लगाइए बहुत आराम से, एक क्रम से चलिए। पहला पार्टिकल A एक्सेलरेशन माइनस आई कैप, M मास एक्सेलरेशन A आई कैप, और सॉरी मैं फिर से लिख देता हूं, मास M एक्सेलरेशन माइनस A आई कैप, मास M एक्सेलरेशन A माइनस आई कैप या माइनस A आई कैप। ये देखिए एक्स एक्सेस के नेगेटिव की तरफ जा रहा, एक्स एक्सेस के नेगेटिव की तरफ। अगला पार्टिकल प्लस लगाते जाओ, दूसरे पार्टिकल का मास 2m और एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ, A J कैप। तीसरा पार्टिकल मास 3m, एक्सेलरेशन A I कैप। और चौथा पार्टिकल मास 4m, एक्सेलरेशन A बट नीचे माइनस J कैप, अपॉन टोटल मास
टोटल मास m, 2m, 3m, 4m, 1 2 1 3 3 6 4 10 10m. So simply it's minus ma I cap it's minus 4 ma j cap. ओ एक काम करते हैं, आई एक हटे तो माइनस ma I cap प्लस 3 ma I cap एक साथ लिख दिए, I cap एक साथ लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दो. अब इसी प्रकार j कैप 4mj कैप माइनस का और 2mj कैप प्लस का, यानी 2maj कैप माइनस 4maj कैप अपन बाकी टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग एज प्रीवियस 10m. दिमाग लगाए 3 MAI कैप में से 1 MAI कैप चला जाएगा 2 MAI कैप, और 2 में से 4 चला जाएगा -2 MAJ कैप. सो फाइनल आंसर ऑफ ACM इज इक्वल टू 2 MAI कैप 2 MAI कैप माइनस 4 में से 2 चले गए, माइनस का 2 MAJ कैप अपॉन टोटल मास 10m. पहला काम m से m उड़ा दो, और फिर दूसरा काम 2 से काटो, 2 कॉमन लेकर 2 पंचे 10, तो 2 कॉमन लेकर अगर काटोगे तो ऊपर बचेगा ai कैप माइनस aj कैप, ai कैप माइनस aj कैप बाई 5. है कोई ऑप्शन ऐसा? लास्ट डी ऑप्शन इज द सेम. मिला बच्चों? नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा सवाल है, और ये मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेट करता है. क्या है? बहुत आसान, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा. जी 2022 का आया हुआ सवाल, और आपने सीट में इसी प्रकार के सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करें. आइए दिखाता हूं क्या सवाल है. अंतिम सवाल कहता है कि 2 ब्लॉक हैं जिनमें से प्रत्येक का मास, एक का 10 किलो है, एक का 30 किलो है, और इन्हें प्लेस करा गया है स्ट्रेट लाइन पर विद कोऑर्डिनेट 0 0 x 0. द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव ऑन द. बहुत सिंपल सवाल, प्लीज इसकी भाषा या इसकी लेंथ पर मत जाइएगा कि सवाल दिखने में बड़ा. बहुत सिंपल सवाल, मतलब जिससे आसान क्या हो सकता है. हम तो कहते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो बच्चों का भला हो जाएगा. क्या है सुनिएगा. सवाल कुछ ऐसा कहता है कि 2 ब्लॉक हैं, उनमें से एक 10 है एक 30 है. ठीक है भाई, उनको रखा कहाँ गया? कोऑर्डिनेट 0 0 और x, 0. तो एक को यहां रखा, ये 10 kg का ब्लॉक, और एक यहां रखा. एक के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं जो कि ओरिजिन पर रखा है, और दूसरा x एक्सेस पर थोड़ा चल कर रखा है, तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 है. ये 30 kg की बॉडी है. ठीक है भाई, मान लिया. द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक. इसको 6 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट करा गया. तो पहले मास की शिफ्टिंग को मैं डेल्टा x1 कह देता हूं. ये 6i कैप, 6 चला आगे की तरफ 30 वाले की तरफ, प्लस i कैप की तरफ. द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक 30 kg मस्ट बी मूव. 30 kg को कितना चलाया जाए? सवाल बन चुका है. 30 kg को कितना चलाया जाए टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम अनचेंज, ताकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहे. मीनिंग समझिए, ये 10 kg, ये 30 kg, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, सेंटर ऑफ मास ज्यादा वाले करीब यहां कहीं रहा होगा. क्वेश्चन कहता है यदि इसे कुछ चलाया जाए तो इसे भी कुछ चलाओ, ताकि दोनों के बीच तो मूवमेंट हो बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज ना करे. तो याद करो बच्चों, जब 2 पार्टिकल या तो किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू चलाए जाएं या म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ चलें, बट उनका चलना इस प्रकार हो कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन प्रभावित ना हो, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेल्टा चेंज एक्स पोजीशन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0. और इसका एलैबोरेट तरीका होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0. हम इस बात के लिए बच्चों याद करो, क्लास में खूब कहते हैं कि पहला चलेगा दूसरा चलेगा, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा. इसके लिए पहला अगर कुछ मास मूवमेंट फॉरवर्ड डेवलप करेगा तो दूसरा उतना ही मास मूवमेंट बैकवर्ड डेवलप करेगा, ताकि सिस्टम में नेट मास मूवमेंट ना डेवलप होने पाए और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर बना रहे. तो पहला मास 10 kg चला कितना? 6i कैप आगे की तरफ चला. दूसरा मास 30 kg चला कितना? डेल्टा x2 पीछे की तरफ चला, अब बराबर 0. राइट, ध्यान से देखो तो 6 दहम 60,
6 दहम 60 या 10 छक्के 60 उधर ले जाओ तो 30 डेल्टा x2 इज इक्वल टू -60 आई कैप। 60 आई कैप उधर ले जाओ -60 आई कैप। 30 एक्के 30, 30 दूनी 60। सो डेल्टा x2 मतलब दूसरे वाले पार्टिकल की शिफ्टिंग इज -2 आई कैप। अगर आप चाहते हैं कि 10 और 30 का सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पर स्थिर बना रहे तो इसके लिए अगर आप 10 किलो को 6 सेंटीमीटर से फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं तो +60 का मास मूवमेंट डेवलप होगा। इसके लिए आपको 30 केजी को 2 सेंटीमीटर बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि -60 का मास मूवमेंट डेवलप हो और सिस्टम का नेट मास मूवमेंट शून्य रहे। सो दूसरे यानी 30 किलो को 2 सेंटीमीटर चलाना पड़ेगा टूवर्ड्स 10 केजी। 30 किलो को द अदर मास को कितना चलाना पड़ेगा, है ना, द डिस्टेंस थ्रू विच 30 किलो मस्ट बी मूव्ड। तो 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 3 केजी है कोई ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन। 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 10 केजी ब्लॉक, राइट। तो बच्चों इतने ही सवालों के साथ आज के सेशन की समाप्ति। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ होगा और सेंटर ऑफ मास टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सुपरफिशियल स्टडी करके टॉपिक को टच कर लिया। बाकी सारी बातें अपने ऑफलाइन क्लास में आपके नोट्स में प्रिजर्व होंगी और साथ ही साथ आपकी शीट पर अवेलेबल होंगी। सो एक अच्छा मौका है, चैप्टर को सिंगल टच देकर हमने खत्म कर दिया। जो बड़े होंगे उसमें नंबर ऑफ लेक्चर 1 से ज़्यादा लग सकते हैं। सेंटर ऑफ मास संबंधी सवालों की सीरीज का ये पहला लेक्चर आज खत्म होता है। कल इसी प्रकार से हम लोग कोलिजन संबंधी सवाल करेंगे, फिर रोटेशन की तरफ बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी बनाए रखने में जितना मेरा योगदान है उससे कहीं ज़्यादा आपका योगदान है। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और काम कंप्लीट करके नोटबुक पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।